लोग, कैसे हैं? कोल एंड पेट्रोलियम के दो वीडियोस आप देख चुके होंगे। अब हम तीसरे में चलते हैं जिसमें हम पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों की सुविधा के लिए ही मैंने 10-10 मिनट के छोटे वीडियोस बना रहा हूं ताकि आप आसानी से देख सको, उसको बार बार लर्न कर सको। तो पेट्रोलियम की जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल। तो पेट्रोलियम इज द ऑयल विच वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रॉक्स। ठीक है, तो चट्टानों से जो हम तेल निकालते हैं दैट इज नोन एज पेट्रोलियम। अब नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का फॉर्मेशन बिल्कुल मिलता जुलता ही है जैसा कि हमने डिस्कस किया था कोल फॉर्मेशन का। जैसे हमने बताया था कि हजारों साल पहले जो पेड़ पौधे या जो भी ऑर्गेनिज्म थे जो धरती के उथल पुथल में धरती के अंदर चले गए, फिर उनके ऊपर मिट्टी क्ले पानी ये सब आते आते वो हजारों फीट गहराई में दब गए। वहां पर हाई प्रेशर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाई टेम्परेचर, इन सब के कॉम्बिनेशन ने उनको कोल में बदल दिया था। ठीक उसी तरह पेट्रोलियम का भी मिलता जुलता ही फॉर्मेशन है, लेकिन पेट्रोलियम में बेसिकली ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक ज्यादा है। पानी में जो जीव जंतु थे, अब आप जानते हैं हजारों लाखों करोड़ों एक्वेटिक एनिमल जो समुद्र में मछलियां वगैरह जो भी जीव जंतु होते हैं वो मरने पर कहां जाते हैं? आप जानते हैं वो तल में जाते हैं। तो जो ये सारे समुद्री जीव जंतु मरने पर तल में जाते हैं, फिर नदियों से जो मिट्टी आती है वो उनके ऊपर आती रहती है, फिर नदियों से मिट्टी आती रहती है। ऐसे करते 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 ये जीव जंतु नीचे दबते गए करोड़ों सालों से, और वो चट्टानों के नीचे दब गए। वापस वही बात है कि इतना भार उन पर है, इतना प्रेशर उन पर है, ऑक्सीजन की कमी है, नीचे से धरती गर्म है। ये सारे कॉम्बिनेशन से वो जो ऑर्गेनिज्म का बचा कुचा शरीर था, जो फॉसिल्स थे, वो मेल्ट हो गए, पिघल गए। उनमें एक तरह की जो केमिकल रिएक्शंस हुई, उसकी वजह से वो एक डेंस क्रूड ऑयल में बदल गए हैं। उसी को हम पेट्रोलियम कहते हैं। तो यहां मैंने इसको बहुत शॉर्टकट में बताया है। डेड ऑर्गेनिज्म सी के बॉटम में तल में चले जाते हैं, वहां जाने पर कवर्ड विद सैंड एंड क्ले से, उससे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर उनको क्रूड ऑयल में बदल देता है, जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। अब उसके बाद में होता है पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन। इसको आप यहाँ पे आसानी से देखेंगे कि ये समुद्र का हिस्सा है, समुद्र के हिस्से पर ये सारा पानी वगैरह है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कुछ चट्टानों के नीचे ये गैस है। ये भी ध्यान रखें कि पेट्रोलियम के ऊपर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं ना, इजीली वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल मतलब वाष्प में बदलते हैं, तो उससे ये गैस बन जाती है, और गैस के नीचे ये जो सारा आप देख रहे हैं ये पेट्रोलियम है। तो गैस को भी हम समुद्र के तल में चट्टानों में ड्रिल करके, और कुआं एक तरह से जिसको हम बोलते हैं ट्यूबवेल टाइप का, वैसा बना के गैस निकालते हैं, और उस गैस से जस्ट नीचे आपको पेट्रोलियम मिलता है। तो हम उससे ड्रिलिंग के थ्रू हम पेट्रोल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो बाय ड्रिलिंग इन ऑयल फील्ड्स इनसाइड द अर्थ, हम लोग जो है पेट्रोलियम क्रूड ऑयल गाढ़ा डैश जो होता है, ब्लैकिश ब्राउन जो होता है, उसको हम बाहर निकालते हैं। सबसे पहले 1859 में अमेरिका में एक स्टेट है पेनिसिल्वेनिया, उसमें यूएसए में ये इसका एक्सट्रैक्शन चालू हुआ था, ऑयल वेल चालू हुआ था, पेट्रोलियम वेल। और उसके बाद में इन 1867 जस्ट 8 ईयर्स में ही आसाम में, हमारे इंडिया में आसाम में एक माकम जगह है, माकम आसाम में, वहां पर ऑयल वेल शुरू हो गया था जहां से पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन शुरू कर दिया था। अब हम बात करते हैं कि ये जो पेट्रोलियम निकलता है चट्टानों से, वो बहुत गाढ़ा, ऐसे शहद जैसा गाढ़ा काला होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 200 से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, इसके हाइड्रोकार्बन्स वगैरह इसमें जो होते हैं, उनको हम रिफाइन करते हैं। और रिफाइनिंग के थ्रू क्या होता है? रिफाइन का मतलब एक तरह से शुद्धिकरण करना। इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया के द्वारा हमें सैकड़ों तरह के अदर प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। वो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि हम उसको गर्म करते हैं, जो क्रूड ऑयल निकाला उसको हम गर्म करते हैं। ये कई मंजिल का, बहुत ऊंचे इस तरह का ये डिस्टिलेशन कॉलम होता है। इसको आप ऐसे समझिए जैसे आप घर में सीढ़ियों पे चढ़ते हो, नीचे से ऊपर छत पे जाना, हर सीढ़ी पे आप पहुंचते हो तो आप एक बार ये मान के चलिए कि आप एक सीढ़ी ऊपर जाते जा रहे हैं, और टेम्परेचर नीचे से आग लगी हुई है। जिस सीढ़ी पर, पहली सीढ़ी पर पहुंचे तो आप
कुछ आप ये समझ लो बहुत सारा आपने भार ले रखा है, कई थैले लाद रखे हैं। एक सीढ़ी पे पहुंचे, आपने एक भार कम कर दिया, उतार के दे दिया। अगली सीढ़ी पे पहुंचे, आपने वहां से कुछ और भार कम कर दिया। उससे अगली सीढ़ी पे पहुंचे तो वहां से आपने कुछ और चीज दे दी। तो आप यहाँ देखिए, जैसे ही हम इसको, जो क्रूड ऑयल पेट्रोलियम होता है, उसको खूब गर्म करते हैं, नीचे से हीट देते हैं तो उसमें से कई चीजें वाष्पीकृत होकर के वेपर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में अलग अलग स्टेप पर, ये देखो इस कॉलम में, इस कॉलम में, इस कॉलम में, कहीं पे हमें है ना बिटुमेन मिल रहा है, कहीं पे लुब्रिकेंट्स मिल रहे हैं, कहीं पे केरोसिन मिल रहा है, पेट्रोल गैसोलीन मिल रहा है, इधर फ्यूल ऑयल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, ऊपर ऊपर एलपीजी मिलती है। तो इसी को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है हर स्टेप पर जो है कुछ ना कुछ हमें काम का मिलता है। ऊपर जाने पर हमें ये पेट्रोल, गैसोलीन को व्हाइट पेट्रोल भी बोलते हैं, ये बहुत महंगा पेट्रोल होता है। जो बहुत महंगी गाड़ियां, जो फरारी वगैरह आप करोड़ों की गाड़ियां देखते हैं, उसमें ये गैसोलीन काम में आता है, और एरोप्लेन वगैरह में भी ये काम में आता है। इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, एवरेज ज्यादा देता है, धुआं वगैरह कम देता है। तो अच्छे जो बहुत महंगे इंजन होते हैं उनमें ये गैसोलीन काम में आता है। अब यहाँ पर भी अलग से मैंने एक चार्ट बना के और समझाया कि हमें इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या क्या मिलता है। तो जैसे हमें एलपीजी गैस मिलती है, याद रखें एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोल की गैस, जो गैस होती है, उसको कंप्रेस करने पर, दबाने पर वो लिक्विड में बदल जाती है, और लिक्विड में बदल के उसको हमारे सिलेंडरों में, जो रेड कलर का आप देखते हो रसोई गैस में, तो लिक्विफाइड मतलब उसको गैस को कंप्रेस करने पर, दबाने पर उसके अणु पास पास में आ जाते हैं, तो वो लिक्विड में बदल जाती है। तो इस तरह से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, जिसका हम कुकिंग में यूज करते हैं। और आजकल आप गाड़ियां भी देखते हो कि लोग जो है एलपीजी से गाड़ियां भी चलाते हैं। केरोसिन है, ये भी फ्यूल के ईंधन के रूप में काम में आता है। और गांव में आप जो लालटेन, चिमनियां वगैरह देखते हैं, उसमें केरोसिन से लाइटनिंग के काम में लेते हैं। जेट फ्यूल में भी, जो जेट प्लेन्स होते हैं, जो 20-20 हजार फीट मीटर की ऊंचाई पे उड़ते हैं, उनमें ये जो है केरोसिन काम में आता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जेट के जो विमान होते हैं ना, वो पीछे सफेद लाइन छोड़ते जाते हैं, तो उनमें केरोसिन का यूज होता है। उसके बाद में पेट्रोल है। पेट्रोल भी कार, बस, गाड़ियां, बाइक, मोटरसाइकिल, छोटे वाहनों में पेट्रोल का फ्यूल के रूप में यूज होता है। सॉल्वेंट, ये बहुत सारी चीजों को घोलने के काम में आता है, कलर पेंट वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीजें बनाने के काम में आता है। एविएशन फ्यूल, हवाई जहाज वगैरह में भी काम में लेते हैं पेट्रोल को। फिर आ जाता है डीजल। डीजल जो होता है हैवी व्हीकल्स, जो ट्रक, बसें वगैरह होती हैं, हैवी व्हीकल्स में ये फ्यूल के रूप में काम में आता है। जनरेटर वगैरह जो चलते हैं ना, बड़े बड़े भवन, शादी ब्याह के जो होते हैं जनरेटर्स, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, उसमें भी ये डीजल काम में आता है। लुब्रिकेंट होते हैं चिकनाई देने वाले, आपने देखा होगा आजकल बाइक वगैरह पे तो नहीं डालते, लेकिन पुराने टाइम में स्कूटर वगैरह में पेट्रोल के साथ में ऑयल डालते थे। आजकल क्या होता है, सेपरेट अलग से एक चैम्बर होता है जिसमें ऑयल डालते हैं। आपने भी कभी बाइक वगैरह की सर्विसिंग कराई तो आप देखते हैं उसमें अलग से ऑयल डालते हैं, वो ऑयल भी इसी में से ही निकलता है, तो वो लुब्रिकेशन में काम में आता है। फिर जो मोम वगैरह देखते हैं आप, मोमबत्ती, कैंडल वगैरह होती हैं। बहुत से कॉस्मेटिक ग्रीस वगैरह, जो ग्रीस भी लगाते हैं, कल पुर्जों के ग्रीस लगाते हैं ना, ताकि वो घिसे नहीं, वो सब इसी से मिलता है। एक ऑइंटमेंट, जो मलहम होती है, ट्यूब होती है ना, जो इसे लगाने की दवाई वगैरह, वो भी इसी में घुल के बनाई जाती है। फिर आ जाता है बिटुमेन। बिटुमेन जो होता है वो एक तरह का लिक्विड होता है, जिससे ये कलर पेंट, परमानेंट पेंट होता है ना, परमानेंट पेंट, वो अपन जो लोहे की आइटम, ग्रिल वगैरह, जालियां, खिड़कियां, उन सब पे करते हैं। रोड सरफेसिंग, जो डामर जिसको आप बोलते हैं ना, डामर जिसमें के सड़क बिछाई जाती है, वो भी अपने को इसी क्रूड ऑयल पेट्रोलियम से मिलता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस के दौरान मिलता है। तो ये पेट्रोलियम से रिलेटेड सारा हमने अभी इसमें देखा है। सारी जितनी भी डिटेल थी वो मैंने शॉर्टकट एक ही बोर्ड पर आपको बना दिया, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके और थोड़े छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, आपके बहुत काम आएंगे। इससे अगला पार्ट हम अभी चलते हैं, जब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों चलते हैं अब हम अपने चैप्टर के अंतिम चरणों की तरफ। लास्ट टॉपिक आ गए हैं हमारे, नेचुरल गैस। लास्ट अभी जो डायग्राम में मैंने आप लोगों को समझाया था कि ये जो नेचुरल गैस होती है वो पेट्रोलियम के जस्ट ऊपर होती है। तो गैसियस फॉसिल फ्यूल भी इसको बोलते हैं, एग्जॉस्टिबल इन नेचर है, ये भी लिमिटेड इन क्वांटिटी है, खत्म हो जाएगी, तो हमें इसका जुडिशियस, ध्यान से यूज करना चाहिए। ये कहां मिलती है, तो इट इज फाउंड बीनीथ द सी वाटर, समुद्र में ये मिलती है। समुद्र में नीचे पानी, समुद्र का पानी, पानी के नीचे चट्टानें होती है, चट्टानों को ड्रिल करके और अंदर जाते हैं, तो नीचे जो पेट्रोलियम मिलता है जस्ट उसके ऊपर मिलती है। ठीक है,
और क्रूड ऑयल के ऊपर इसमें क्या मेन गैस कौन सी होती है, इसके अंदर एक्चुअल में जो हम नेचुरल गैस बोलते हैं उसमें होती कौन सी गैस है। केमिकली अगर हम बात करें तो मीथेन गैस होती है, जिसका फॉर्मूला CH4 होता है, मतलब 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड एंड दे फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। मतलब कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम मिलकर के मीथेन गैस का एक एटम मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब हम चलते हैं यूजेज, इसके क्या क्या यूज है नेचुरल गैस के। जो गैस टरबाइंस, जो टरबाइन मतलब बिजली बनाने वाले जो होते हैं, वो स्टीम बॉयलर्स। स्टीम बॉयलर मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि पानी को गर्म करके उसकी स्टीम भाप बनाते हैं और भाप से फिर इंजन चलाते हैं फैक्ट्रियों में। तो वहां पर भी इस नेचुरल गैस से पानी को उबाला जाता है, उसकी स्टीम बनाई जाती है बड़े बड़े बॉयलर्स में और फिर उससे फैक्ट्रीज में मशीनें चलाई जाती है। सीएनजी जो है, इसको जब इस नेचुरल गैस को कंप्रेस करके दबा के लिक्विड फॉर्म में बदल देते हैं तब उसको सीएनजी बोलते हैं। फुल फॉर्म हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पिछले में हमने एलपीजी पे बात की थी, तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। एक हिसाब से अगर देखें सुरक्षा की दृष्टि से और एफिशिएंसी की दृष्टि से, मतलब ज्यादा अच्छी क्वालिटी किसकी है और सुरक्षित कौन है, तो एलपीजी के बजाय सीएनजी ज्यादा बेटर मानी जाती है। इसका यूज किसमें होता है, वही पावर जनरेशन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, व्हीकल्स में। आजकल बड़े मेट्रो सिटीज में तो आपने सीएनजी के पेट्रोल पंप देखे होंगे, गाड़ियां सीएनजी पे दौड़ती हैं, उनमें धुआं बहुत कम होता है, पोल्यूशन बहुत कम होता है और एवरेज भी बढ़िया देती है, एफिशिएंसी अच्छी होती है, इंजन अच्छा काम करता है, इंजन ज्यादा समय तक चलता है, उसमें धुआं कम छोड़ता है और गाड़ी का एवरेज भी अच्छा होता है। भारत में ये कहाँ मिलेगी, तो भारत में ये मिलती है त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, इन सब में मिलती है। और आता है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, मीन्स ये जो पेट्रोल और पेट्रोलियम और जो कोल वगैरह है, फॉसिल फ्यूल है, नेचुरल गैसेज है, ये देखिए एग्जॉस्टिबल है, लिमिटेड क्वांटिटी में है और जितनी है उनको बनने में करोड़ों साल लगे हैं। अगर हम इनका मूर्खता से यूज करेंगे तो इनको खत्म होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब हम उसके लिए क्या करें, कंजर्वेशन का मतलब क्या है, तो कंजर्वेशन का मतलब आप अच्छे से समझ ले, टू प्रोटेक्ट समथिंग यूजफुल, कोई भी ऐसी चीज जो उपयोगी है, काम की है, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको बी फ्रॉम बीइंग ओवर यूज्ड, कि उसका ज्यादा यूज नहीं हो जाए और डिस्ट्रॉय खत्म नहीं हो जाए, तो उससे बचाने के लिए जो हम प्रोटेक्शन देते हैं, जो उपाय काम में लेते हैं, वो सारे कंजर्वेशन कहलाते हैं। अब हम चलेंगे कैसे कर सकते हैं हम पेट्रोल, डीजल, गैस, इस सबको हम कैसे बचा सकते हैं। तो एक पूलिंग ऑफ कार, पूलिंग ऑफ कार का मतलब क्या है कि जैसे आप अगर एक ही एरिया में एक मोहल्ले के 4-5 लोग जाते हैं तो क्यों नहीं वो एक ही कार में चले जाएं। कई बार क्या होता है, एक ही बिल्डिंग में ऐसे लोग रहते हैं जिनको एक ही ऑफिस में जाना है, 4 जने 4 कार लेके और सेम जगह जाएंगे तो 4 बार वो फ्यूल जलेगा, जबकि 4 लोग आराम से एक कार में जा सकते हैं। तो अल्टरनेट डे, एक दिन इसका, एक दिन उसका, एक दिन उसका, तो 4 दिन में किसी का एक दिन नंबर आएगा। तो कहने का मतलब है उससे क्या होगा, बाकी 4 दिन फ्यूल बच जाएगा, उस व्यक्ति का पैसा भी बचेगा और ये रिसोर्सेज भी बचेंगे, देश को भी फायदा होगा। याद रखिए भारत में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये बहुत कम होता है, हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, तो बाहर से जो हम मंगाते हैं उसको बहुत महंगा पड़ता है। हमें देश का बहुत सा पैसा विदेशों से पेट्रोल, डीजल वगैरह मंगवाने में लग जाता है। अप्रोक्स कम से कम 90% जितना भी फ्यूल यूज होता है ना, हम बाहर से ही मंगा रहे हैं। तो देखो देश का कितना करोड़ों रुपया जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, दूसरे देशों को फायदा हो रहा है। फिर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, हमें दूसरे सोर्स भी डेवलप करने चाहिए। जैसे आजकल चल ही रहा है क्या कि सोलर एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहा है, खाना बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, सोलर पर बेस्ड कारें, इलेक्ट्रिक कारें वगैरह आ रही हैं ताकि पेट्रोल डीजल कम से कम यूज होता चला जाए। विंड एनर्जी हो गई, वाटर एनर्जी हो गई, और भी कई तरह के अल्टरनेटिव, कि भाई पेट्रोल डीजल के बिना किसी दूसरे तरीके से हम सारी गाड़ियां वगैरह चला सकें, वो अल्टरनेटिव सोर्स कहलाते हैं। फिर हम चलेंगे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। देखिए जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगी उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। पुराने टाइम में जैसे जो पुराने स्कूटर, बुलेट, मोटरसाइकिल और इस तरह की होती थी, 1 लीटर
पेट्रोल में 20-25 किलोमीटर ही चलती थी। आजकल ऐसी गाड़ियां आ गई हैं जो 1 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर तक चलती हैं। तो क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी उन्नत है, सोफिस्टिकेटेड है, बढ़िया टेक्नोलॉजी है, तो हमें और भी काम करना पड़ेगा कि क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल में 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर भी चल जाए। आश्चर्य की बात नहीं है, यह टेक्नोलॉजी भी आ ही जाएगी। पब्लिक अवेयरनेस, जनता में हम ये जागरूकता फैलाएं। कई लोग ये कहेंगे हम पैसा खर्च करते हैं, हम पेट्रोल को चाहे जैसे भी उड़ाएं, पर उन्हें यह समझाना पड़ेगा कि आप देश का नुकसान कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद में घरों में भी हम कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बचत के लिए हमें वो नॉर्मल बल्ब के बजाय CFL बल्ब या LED बल्ब काम में लेना चाहिए। खाना पकाने के लिए गैस ज्यादा जलती है तो हमें खाना पकाने के लिए भी कुकर वगैरह का यूज करना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम जो है वो इन फ्यूल वगैरह की बचत कर सकते हैं। खाना पकाने के लिए सोलर कुकर काम में ले सकते हैं। अब आ जाता है हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। ये एक छोटा सा टॉपिक और ध्यान रखिए कि जब आप गाड़ियां चलाते हैं, आजकल सब मोटरसाइकिल, स्कूटर, बाइक, कार चलाते हैं, तो हम उस पेट्रोल या डीजल जो उसमें डला रहे हैं उसमें ज्यादा फायदा कैसे ले सकते हैं, ज्यादा एवरेज कैसे कर सकते हैं। तो पहला देखो, रेगुलर चेकअप कराइए आपकी गाड़ियों का, टाइम टू टाइम सर्विस कराइए ताकि उसमें फ्यूल एफिशिएंसी बने रहे। गाड़ी रेगुलर चेकअप होगी तो वो अच्छा माइलेज देगी, ज्यादा एवरेज देगी, उतने ही लीटर पेट्रोल में ज्यादा किलोमीटर चलेगी। उसके बाद में एयर प्रेशर चेक करते रहिए। देखो टायरों में जो है, अगर टायर में हवा कम हुई तो इंजन पर ज्यादा जोर पड़ेगा और पेट्रोल ज्यादा खर्च होगा। फिर आ जाता है, कई बार ये होता है कि ट्रैफिक सिग्नल वगैरह होते हैं, वहां पे 1-1, 2-2 मिनट हमें खड़ा रहना पड़ता है। कई बार आप किसी से बात करने के लिए खड़े हो गए, आपकी गाड़ी का इंजन चालू है तो उससे पेट्रोल ज्यादा जलता है। तो ऐसी जगह जहां पे आपको आधा मिनट से ज्यादा खड़ा रहना हो या वेट करना पड़े तो उस जगह गाड़ी को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। और लास्ट टॉपिक की तरफ हम चल रहे हैं कि ड्राइव एट ए कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड। गाड़ी को न तो आप बहुत तेज भगाइए और न बिल्कुल धीरे भगाना काम का है। गाड़ी को मॉडरेट स्पीड पे, उदाहरण दे दूं मैं, अगर आप बाइक चला रहे हैं तो 70-80 की स्पीड आपके जीवन के लिए भी खतरा है और पेट्रोल डीजल ज्यादा लगेगा। उसी तरह अगर आप बिल्कुल 20 की स्पीड से चला रहे हो तो भी पेट्रोल डीजल ज्यादा लगेगा। मॉडरेट होती है, जैसे 40-45 की स्पीड जो होती है बाइक के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, उसमें आपका फ्यूल एवरेज अच्छा आता है। तो यहाँ हमने देखा कि ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करके बताई हैं, जनरल वे में बात करते हुए, टॉकिंग मेथड से एक तरह से बताई है जो जनरल हम कंसर्न करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके शॉर्ट नोट बना लीजिए और बार बार उनको पढ़िए। वीडियो को भी बार बार देखिए, जितनी बार आप वीडियो को देखेंगे उतनी बार ही आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। आपके कोई सवाल हो तो आप मुझसे इस कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर भी आप अपना सवाल भेज सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।